सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हज 2025 की जो है वो नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और हज 2025 के फॉर्म जो है वो बहुत जल्द जो है वो भरना शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में 2024 का हज जो है मुकम्मल हुआ है और हज 2025 के जो फॉर्म है वो कुछ महीने बाद निकलने थे, लेकिन इस बार जो है वो हज कमेटी ने इन फॉर्म को जो है वो अभी से निकाल दिया है, यानी कि अभी आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आज हमारे इस ब्लॉग में जो है हमारे सीसवाली कस्बे के दो टीचर जनाब अजीत जी मंसूरी साहब और जनाब इकबाल हुसैन साहब जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों टीचर हैं और दोनों ही 2024 में हज का सफ़र करके आए हैं। हज मुकम्मल हो चुका है इनका और अल्हम्दुलिल्लाह इनको मुबारकबाद। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में जो है हम आपको हज से जुड़े हुए उन तमाम बातें बताएंगे जिनके जो सवाल आपके जहन में रहते हैं, जैसे हज की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से आवेदन होंगे, इसमें कितना खर्चा आएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो पिछले हज के दौरान जो गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानियां आई थी, उन परेशानियों पर भी हम इस ब्लॉग में बात करेंगे। तो इस ब्लॉग को जो है वो पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो सबसे पहले जनाब हाजी इकबाल जी मार साहब जो बाय प्रोफेशन टीचर भी है, तो इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो हज की जो नई गाइडलाइन आई है 2025 की, इसके आवेदन की क्या प्रक्रिया है, पहले इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए फॉर्म जो 2025 के लिए 13 अगस्त 2024 से लेकर 9 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन हज पर जाने वाले तमाम हाजिन के लिए ये वक्त मुकर्रर किया गया है गाइडलाइन के अनुसार। और जिन हजरात को हज पर जाना है वो अपना पासपोर्ट जिन्होंने पहले बनवा लिया है वो 13 अगस्त से पहले का बना हुआ हो, और उसकी अगर पुराना बना हुआ है तो वो 9 सितंबर के बाद तक उसकी वैलिडिटी हो। अब आपको हज का फॉर्म भरना है तो आप इसके लिए या तो अपने ऑनलाइन से या किसी ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरें। ने एक जानकारी दी कि 13 अगस्त से पहले का वैध पासपोर्ट होना चाहिए, तो मतलब ये ज़रूरी है कि 13 से पहले का ही हो। हाँ, कोई मान लो कि अभी फॉर्म निकले और किसी का इरादा अब हुआ और वो चाहे कि अब पासपोर्ट बना ले, तो वो अलाउ है या नहीं है? नहीं, वो क्या है 13 अगस्त से पहले का हो, लेकिन आप 9 सितंबर से पहले अगर इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो भी वह वैध होगा। अच्छा, मतलब लास्ट डेट के पहले तक जो है वो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वहाँ तक आपका जो पासपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हाजी साहब ने बताया कि ऑनलाइन जो करने की जो डेट है वो कल से शुरू हो चुकी है और आने वाले 9 सितंबर 2024 तक इसकी डेट रहेगी। तो आप जो है आपके पास अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उनको कंप्लीट करवा लें। और ऑनलाइन घर से ऑनलाइन करने के बजाय मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ई मित्र पर या किसी ऑथेंटिक ऑनलाइन सेंटर से ही फॉर्म भरवाएं, ताकि वहाँ पर जो है वो आपको सारा काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजी अब्दुल अजीज जी मंसूरी जो हेड मास्टर भी रहे हैं और हज का सफ़र करके आए हैं। तो हाजी साहब आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप हज करके आए, अभी हाल ही में आए और अब 2025 की गाइडलाइन आई है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या अपडेट है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। हज 2025 के आवेदन कल दिनांक 13 से प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन पत्र ई मित्र द्वारा या अपने स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल से हज सुविधा ऐप डाउनलोड करके उससे भी भरे जा सकते हैं। अपने साथ जो उसका हेड कवर होता है उसके नंबर 1 पासपोर्ट जो 1 जनवरी 2025 तक वैलिड होना चाहिए, 1 जनवरी 26 तक उसकी वैलिडिटी होना चाहिए, वो पासपोर्ट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्लड ग्रुप, कैंसिल चेक और सेविंग अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम एंड एड्रेस, उसका नॉमिनी का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। अगर लेडीज़ का फ़ोटो खिंचवाना है तो उसमें कान दिखने चाहिए, दुपट्टा इस तरह से ओढ़ा जाए कि कान दिखते हुए नज़र आए, और इसकी साइज़ 3.5 इंटू 3.5 होना चाहिए। यदि किसी के पास पासपोर्ट अभी नहीं बना है तो वो
आवेदन करने से पूर्व पासपोर्ट बना लें। इस समय अर्जेंट जयपुर जाकर के 3 दिन में अर्जेंट में फॉर्म पासपोर्ट तैयार हो जाता है, दुगनी फीस लगती है उसकी, ऐसा प्रक्रिया है। और पासपोर्ट के बिना आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि पासपोर्ट के उसमें नंबर डलते हैं। बाकी अब इस साल जो 2025 की हज गाइडलाइन जारी की है हज कमेटी द्वारा, उसमें 65 साल से ऊपर के आवेदन पत्र नहीं भरे जा सकते। पिछले साल तो 70 प्लस तक की भी आवेदन गए थे, लेकिन इस साल भीषण गर्मी को देखते हुए वहाँ पर सरकार ने स्टेप उठाया और वहाँ की सरकार ने भी उठाया, सऊदी सरकार ने और यहाँ की सरकार ने भी, दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अगर कोई 65 साल से ऊपर का आवेदन करता है तो उसके साथ घर का कोई भी एक मेंबर अटेंडेंट के रूप में उसको संभालने के रूप में जाएगा, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। दूसरी बात, पहले हज पॉलिसी में जो एक बार हज कर चुका वो 10 वर्ष पश्चात हज कमेटी के द्वारा हज के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन इस साल गाइडलाइन के अनुसार केवल जीवन में एक बार ही हज कमेटी से हज कर सकता है। ऐसा हज कमेटी ने नई पॉलिसी में रूल बनाया है। ये सर ने बताया कि 2 अपडेट आए हैं। सबसे बड़ा अपडेट है 65 साल की उम्र, यानी कि 65 जो उम्र निर्धारित की है कि इससे ज़्यादा अगर एज है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों ही अगर 65 प्लस है, 65 साल से अधिक उम्र है, तो उनके साथ में एक सहायक होना ज़रूरी है। ये नया अपडेट इस साल से कर दिया है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि पहले क्या होता था कि हाजी एक बार हज करने के बाद अगले 10 साल तक आवेदन नहीं कर सकता था, लेकिन 10 साल के बाद जो है वो फिर से दोबारा हज के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन इस बार जो है वो ये सिस्टम बंद कर दिया है और एक हाजी जो है वो एक गवर्नमेंट कोटे से केवल ज़िंदगी में केवल एक बार ही जो है वो हज के लिए जा सकता है। तीसरा छोटा सा अपडेट ये है कि जो हज खादिमुल उज्जान जो उनके साथ में जाया करते थे, उनका नाम जो है वो स्टेट हज इंस्पेक्टर कर दिया है। ये तो कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन ये जो 2 बड़े अपडेट अभी हाजी साहब ने बताए, ये बहुत बड़ी बात है। पहले खादिमुल हज्जाज 250 पर एक भेजा जाता था। इस साल हज पॉलिसी में 150 पर एक खादिम या हज इंस्पेक्टर जाएगा, तो उन्होंने हज सेवकों की संख्या भी बढ़ा दी ताकि वहाँ पर हाजियों को कोई परेशानी ना हो। हाजियों को जो परेशानी होती है उसे देखते हुए उन्होंने पहले 250 पे एक था, अब 150 पे एक कर दिया है, तो यानी कि उन्हें इंस्पेक्टर की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अब वहाँ जाने से पहले जो ट्रेनिंग और जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर जाने के लिए क्या विशेष तैयारियाँ होनी चाहिए। हजरात, हज पे जाने के लिए कई सामानों की आवश्यकता होती है। उसकी जानकारी के लिए समय समय पर जिला स्तर पर कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उनमें जो अनुभवी जो ट्रेनर होते हैं, ये जो हाजी होते हैं, वो अपने अनुभव शेयर करके नए हाजियों को समझाया जाता है। माशाल्लाह 2024 में हमें भी हज पर जाने का मौका दिया, परवरदिगार की रज़ा से हम हज पर गए। उस वक्त हमें जो प्रशिक्षण दिया गया और जो हम हज करके लौटे, उससे जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ वो ये है कि हज पर जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आदमी तंदुरुस्त हो, अपना सामान स्वयं उठा सके। उसके बाद वहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट ने फ़र्दन हाजी को, इकल्ले हाजी के लिए 40 किलो वज़न यानी 20-20 किलो के 2 बैग, जिन पर आप आवश्यकता अनुसार अपने सामान, खाने पीने के सामान वो रखें। उनका वज़न 20-20 मिलाकर 40 किलो और एक कैरी बैग होता है, उसमें 7 किलो वेट निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर एक हाजी के पास 47 किलो वज़न ले जा सकता है, उसकी परमिशन है। इसके अलावा भी उसमें एक छोटा बैग होता है जिसको हैंड बैग कहा जाता है, उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें रखी जाती है। अब जो एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का होता है कि आजकल जो है हज जो है वो बहुत महंगा हो गया है,
तो हज महंगा क्या, तो क्योंकि आजकल महंगाई का दौर भी है देखो, तो सीधी सी बात है कि ज़माने के अपडेट के हिसाब से कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होनी है, लेकिन कितना खर्च आता है एक्चुअल में वो अब हम जानना चाहेंगे कि हज में एक्चुअल में जो है वो पूरा फिक्स में अमाउंट भी नहीं तो कम से कम लगभग लोगों को आइडिया हो जाए कि पर पर्सन और पर कपल पर जोड़े के हिसाब से लगभग कितना अमाउंट लोगों के पास होना चाहिए तब वो आवेदन करें। सबसे पहले तो मैं एक अहम डॉक्यूमेंट्स जो रह गया बताना उसके बारे में जानकारी दूंगा कि आवेदन के साथ कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड होता है स्कैन हो करके। तो हर जो आवेदन करना चाहता है हाजी उसको सबसे पहले कोविड वैक्सीन का प्रमाण पत्र भी लेना होगा। वो चाहे तो वो आरोग्य सेतु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल करके खुद भी ले सकता है या ई मित्र पर जाकर के मोबाइल नंबर के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। और अब मैं जो पिछले साल का हज कमेटी द्वारा किस्तें जमा करवाई उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे ही हमारा लॉटरी के माध्यम से चयन होता है तो पहली किस्त जमा करनी होती है, वो है 1,05,880। इसमें 380 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रहता है जो एक आदमी की है या जोड़े की है? एक पर पर्सन है 1,05,880। दूसरी किस्त 1,70,000, तीसरी किस्त 81,750 कुर्बानी सहित, टोटल हो गए 3,57,630 पर पर्सन। अगर जोड़े से हम जाना चाहते हैं तो दोनों का खर्च होगा 7,15,260 रुपया। मतलब एक आदमी जाना चाहे तो 3 से 3.5 मान लीजिए, और जोड़े से जाना चाहे तो 7 से 7.5। अब वो अलग अलग स्टेट वाइज जो है वो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा यही है। सिंगल पर्सन के 3 से कम नहीं होंगे और जोड़े पे जो है वो 7 से कम चार्ज नहीं लगेगा। तो लगभग 3 से 3.5 और 7 से 7.5 आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और जब ये फीस जमा हो जाती है तो उसके बाद हमें कोटा छावनी ब्रांच में जाकर SBI ब्रांच में जाकर रियाल लेने होते हैं। वो पिछले साल 22 रुपये 80 पैसे की दर से हमने रियाल ख़रीदे थे। तो 2,000 पर पर्सन के हिसाब से ये अलग से है या उसमें जो आपने अमाउंट बताया अलग से? ये तो आपकी खरीदारी के लिए वहाँ ज़रूरत के बैंक अकाउंट से जमा होते हैं। SBI का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसमें से लगभग एक पर्सन का 55,600 रुपये जमा होते हैं और 2,000 रियाल मिलते हैं। तो जोड़े पर 4,000 रियाल मिलते हैं। वो उसको 1,10,000 के लगभग वहाँ जमा करने पड़ते हैं। अगर वो इससे भी ज़्यादा रियाल लेना जाना चाहता है तो FTC कार्ड बनता है। वो कार्ड SBI बैंक तुरंत बनाकर दे देता है। उसमें भी हम 1,000 2,000 जितने भी ले जाना चाहें उसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मतलब मिनिमम ये जो आपने बताया 55,600 के रियाल, तो ये तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे प्रत्येक आदमी को? नहीं, इससे मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा वो नहीं देते हैं अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2,000 तो खर्च हो जाते हैं। कम से कम कितने लेने ज़रूरी है? मान लो कोई को शॉपिंग ज़्यादा करनी नहीं हो तो वो कम से कम क्राइटेरिया ये जो वहाँ का खर्च है ना वो खर्च 2,000 रुपये लगभग हो जाता है। नहीं लेना चाहे तो जो से नहीं लेना चाहें तो जब हम रिपोर्टिंग के लिए जयपुर जाते हैं हज हाउस तो वहाँ पर कैंप रहता है। वहाँ पर बैंक वाले कर्मचारी बैठे रहते हैं और वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं अपनी ID दिखा करके वो 2,000 रुपये पर हाजी को तुरंत दे देते हैं। मतलब खर्च के अलावा अगर आपको जो सऊदी में जो खर्च करने हैं उसके अलावा अगर आपको और एक्स्ट्रा रियाल चाहिए तो उसके लिए एक तो डिवीजनल ऑफिस जैसे जो कोटा डिवीज़न वाले हैं तो उनको कोटा मिल जाएगा, जो अलग अलग डिवीज़न के उनको अपने डिवीज़न ऑफिस पे मिल जाएंगे। यहाँ भी नहीं ले सके तो जहाँ पर आपका रिपोर्टिंग प्लेस होगा वहाँ पर आप ये ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो जो आपका रिपोर्टिंग प्लेस बना हुआ है वहाँ से आप ये ले सकते हैं। और उसके अलावा सऊदी अरब में भी जो है ये फैसिलिटी है, अगर यहाँ नहीं लो तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। अगर हमें और आवश्यकता है तो यहाँ से हम अधिकतम, वैसे हज कमेटी की यही है कि 50,000 तक लिमिट रहती है, लेकिन कोई जांच वगैरह नहीं हुई ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ की करेंसी ले जा करके हम वहाँ पर वहाँ एक्सचेंज रहता जो जैसे ही हरम शरीफ के सामने दुकानें हैं वहाँ पर पहुँचो और एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहाँ पर 1 रुपया ज़्यादा लगता है। यहाँ 22.80 में मिला, वहाँ 23 रुपये 80 पैसे में चेंज होता है। अच्छा,
हमने कोशिश की है कि लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली खबर आई थी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है हाजियों की मौत हो रही है भीषण गर्मी की वजह से, क्योंकि इस बार जो है 2024 में हज के अरकान हुए थे जून के महीने में, और मई और जून जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री पार कर गया था। तो आने वाले इस 2025 का जो हज होगा वो भी इंशाअल्लाह जो है वो जून में ही होना है, क्योंकि अब जो है वो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अगले 4-5 साल तक जो हज का महीना आएगा और जो अरकान अदा होंगे वो मई और जून के महीने में होने वाले। तो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर ऐसी क्या क्या परेशानियाँ आए और उनसे निजात के लिए क्या करना चाहिए जिससे हाजियों को जो है वो परेशानी ना हो। निजात के लिए यही होना चाहिए, जो हज इंस्पेक्टर हज कमेटी ने नियुक्ति किए हैं वो हाजियों के साथ मददगार होना चाहिए, वो गाइडलाइन देते रहें, क्योंकि हमें वहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं मिली। हज कमेटी के कोई खिदमतगार हमें नज़र नहीं आए, जबकि अन्य देशों के झंडा लेकर के वहाँ खड़े रहते थे और नक्शे के द्वारा हम गाइडलाइन करते थे। कोई अगर रास्ता भूल गया तो रास्ता दिखाते थे, लेकिन भारतीय हज कमेटी का कोई भी अराकीन हमें वहाँ नहीं मिला और ख़ुद ही हम रास्ता तलाश करते रहे, भटकते रहे और ख़ुद ही हम अपने कैंपों में पहुँचे। पूरे हज के दौरान या केवल कुछ दिनों? पूरे हज के दौरान ही, केवल जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तभी हज कमेटी के खिदमतगार या जो खादिम-उज-जहाज हैं वो आते थे और कहते थे भाई वहाँ जाना है, ये बसें हैं, इनमें बैठ जाओ, और जैसे ही उतरते थे वहाँ भी झंडा लेके मिल जाते थे, लेकिन बाद में गायब हो जाते। शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि जो भारतीय हज कमेटी के जो खादिमुल हुज्जान जो होते हैं, जिनको स्टेट हज इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है, उनकी ये थोड़ी सी कमी बता रहे हैं कि उन्होंने जो है उनको ऐसे ही छोड़ दिया अपने हाल पर, उन्हें गाइड नहीं किया। अगर वो गाइड करते तो इनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो गर्मी पड़ी तो उस गर्मी की वजह से मतलब हाजियों को क्या परेशानी हुई, इस वजह से इतने सारे हाजियों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस बारे में बताइए। मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम कर रखे थे। सड़क के दोनों तरफ पोल खड़े करके वहाँ से फव्वारे वगैरह लगा रखे थे। हाजियों के लिए जगह जगह पानी की छबीलें थी, खाने की माकूल इंतज़ाम थे, फल फ्रूट्स थे, जूस वगैरह का पूरा इंतज़ाम था। लेकिन गर्मी की शिद्दत तो आप जानते ही हैं, वो तो अपना रंग जमाती है। लेकिन इसमें थोड़ी गलती हाजियों की भी है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए, क्योंकि जब सफ़र में से आदमी आता है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। मौसम गर्मी का है। वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस वगैरह थी, मिलिट्री थी, इतने इत्मीनान के साथ हाजियों को राह दिखा रहे थे। लेकिन कहीं कहीं आप जानते हैं वो भी इंसान है, कभी कभी चिड़चिड़ापन उन पर हावी हो जाता था और वो हाजियों को एक जगह गैदरिंग से रोकते थे और यही चीज़ हाजियों को बुरा लगती थी। अच्छा, उनका जो इंतज़ाम था कि अगर गैदरिंग की जाती है तो भगदड़ होगी और भगदड़ होगी तो मौतें होंगी। इससे बचने के लिए वो ग्रुप में टोलियां बना बनाकर हाजियों को आगे पहुंचाते और अपने काम को अंजाम देते। लेकिन वहाँ की हुकूमत का बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। पानी की वहाँ पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा बताया जाता है, लेकिन पानी की बहुत भरमार थी। जगह जगह छबीलें लगाई गई। वहाँ के जो खिदमतगार थे सऊदी सरकार के, वो जगह जगह पानी के कैंटर खड़े करके पानी सप्लाई करते। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब बता रहे हैं कि जो परेशानियाँ आई, जो मौतें हुई गर्मी की वजह से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने है। इसमें काफ़ी हद तक जो है वो हाजी भी जिम्मेदार रहे, जिन्होंने जो सऊदी गवर्नमेंट की जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने जो गाइड किया उसको अगर वो फॉलो करते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि गर्मी में परेशानी आ सकती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाजी साहब ने बता दिया पूरे पानी के माकूल इंतज़ाम है, गर्मी से बचने के सारे इंतजाम हैं। सऊदी गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, दोनों की अपनी अपनी जगह कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बेहतर इंतजाम किए। अगर कमी रही है
तो या तो गाइड करने वालों की रही है या फिर उन गाइडर जो होते हैं उनकी बात नहीं मानने वालों की रही है। तो इन कुछ कमियों की वजह से 40-50 लाख की पब्लिक में थोड़ी सी भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से ये मौतें हुई। तो इसकी ये वजह बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर हाजियों की मतलब जो गर्मी की वजह से उनकी मौत हुई, कि बद इंतजामी की वजह से, इसकी ये वजह बिल्कुल नहीं है। कुछ लापरवाहियाँ रही हैं, जैसे हाजी की तरफ से मान लो या गाइड करने वालों की तरफ से मान लो, ये कुछ लापरवाहियों की वजह से ये चूक हुई है। तो अब इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, तो हम आखिर में जानना चाहेंगे कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं तो गर्मी से निजात पाने के या हज के से रिलेटेड और कोई अपडेट हो तो बताइए। वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने हर हाजी को एक किट दिया था। जैसे ही हम मीना पहुँचे तो वहाँ पर छाता, पंखा, बैग, छोटा बैग जिसमें चप्पल वगैरह रख सकते हैं, वो सब दिया था। लेकिन बहुत से हाजियों ने छाते वगैरह नहीं लगाए, पानी बैग में पानी की बोतलें नहीं रखी, ग्लूकोज नहीं रखे। इस वजह से जैसे ही हीट वेव बढ़ा, मेरा अनुभव है, हीट वेव बढ़ा, 10-15 मिनट पैदल चलते ही पूरे शरीर में पसीना आ जाता था और डिहाइड्रेशन हो जाता था। तो मैं जैसे ही मेरे पास बोतल रहती थी हैंड बैग में, पूरा ग्लूकोज, ORS गोला और जो हमारा ग्रुप था उन सबको पिलाता था। उससे हमें काफ़ी तसल्ली मिलती थी। अगर हाजी अपना इंतज़ाम खुद रखे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से हज हो जाता है। और मशक्क़त का नाम ही हज है। अल्लाह ताला जब नियत करते हैं तो उसमें भी यही है, अल्लाह इसमें आसानी फरमाना। एक और लापरवाही सामने आई, जैसा कि नाजी साहब ने बताया कि लोगों ने बातें नहीं मानी। जब उनको किट दिया गया था उसमें धूप से बचने के लिए छाता था, पीने के लिए ग्लूकोज था और भी ज़रूरी चीज़ें सारी थी। जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि हीट वेव बढ़े तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना था। लेकिन हमें लगता है ना जब हम बाहर जाते हैं तो कि नहीं क्या करेंगे, घर वाले ज़बरदस्ती रखते हैं तो हम उन चीज़ों को हटा देते हैं। तो ये लापरवाही है जिसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों हाजी साहब से मिले और इन दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इससे पता चला है कि वहाँ पर गर्मी जो है वो गर्मी हर साल पड़ती है, लेकिन इस साल जो है वो कहीं ना कहीं चूक हाजियों की तरफ से और उनको गाइडेंस करने वालों की तरफ से हुई है, इसलिए ये थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बाकी बहरहाल आप अगर इस चीज़ को लेकर के परेशान हो तो आपको घबराने की और परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ के सारे इस साल जो है वहाँ पर हाजी साहब बता रहे हैं कि और ज़्यादा अपडेट करेंगे, क्योंकि जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई, हालांकि गलतियाँ किसी और की है, लेकिन देखो जिम्मेदारी जो है वो दो देशों की होती है, जिन देशों के हाजी जाते हैं वहाँ की और जिस देश में हज करने जा रहे हैं वहाँ की। तो दोनों ही जो है सरकारें आपकी सेवाओं के लिए, आपको हर तरह की फैसिलिटी मिले उसके लिए जिम्मेदार है और आगे से आगे काम कर रही है। जिस दिन अराफात के मैदान में हज होता है उस दिन सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा पूरा वॉच किया जाता है और 4 हेलीकॉप्टर रेगुलर पूरे अराफात का मुआयना करते रहते हैं, ऊपर से वॉच करते रहते हैं कि कोई हाजी परेशान तो नहीं हो रहा है। पूरी देख रेख करते हैं। कोई ऐसा मैंने बहुत अच्छा इंतज़ाम देखा सऊदी गवर्नमेंट का, तारीफ़ के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर से वॉचिंग होती है। जब हज के जो 5 दिन जो अहम होते हैं सबसे आखिरी में, उस दौरान जो है वो हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, यानी कि इंतजाम जो है वो पूरे होते हैं। फिर भी देखो कुछ कमियों की वजह से थोड़ी सी परेशानियां आ जाती है। तो ये था हज का आज का ये ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको वो तमाम जानकारियाँ मिल गई होगी जो आप जानना चाहते थे। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई हो तो आप कमेंट करें। हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब अवेलेबल करवा देंगे। और फॉर्म वगैरह भरने हो तो आप हाजी साहब के नंबर पे, अजीज जी मंसूर इनका नाम है, इनके फ़ोन नंबर अवेलेबल करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये रिटायर्ड प्रिंसिपल भी रहे, सारी जानकारी जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से दे देंगे। जिस किसी को भी फॉर्म भरना हो तो मेरे से फ़ोन पर रब्ता कायम कर सकते हैं। और लोकल हैं आसपास के तो मैं उनकी खुद, मेरे पास पूरी सुविधा है, लैपटॉप वगैरह, मैं उनका आवेदन मैं खुद कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि हेल्प कर देंगे, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, हाजी साहब के मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, इकबाल जी के भी, और जो हमारे मांगरोल के जो हज कमेटी के मेंबर है हाजी अशफाक साहब, उनके नंबर पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जैसा कि हमने पिछले साल करवाए थे। तो अशफाक साहब वहाँ सबकी मदद करते हैं। अशफाक साहब 5 बार हज कर चुके हैं और वहाँ पहुंचकर सभी हाजियों की कुशल क्षेम भी पहुँचते हैं और कोई अगर परेशानी में है तो उनकी मदद भी करते हैं। एक हज्जन साहिबा जमरात में रह गई थी तो वो पैदल चल कर गए और रात में ही उसको ढूंढ करके लाए। मांगरोल की थी वो, निसार हाजी साहब की एहलिया थी। तो बहुत बहुत तारीफ़ के लायक हैं अशफाक साहब, बहुत मदद करते हैं। हज कमेटी में जयपुर में भी
एक तो माँ परवीन और एक और वो लईक अहमद साहब, पूरी मतलब 12 से अपने खर्च पर पूरे डॉक्यूमेंट्स जयपुर जमा करते हैं। हर बार उन्होंने पूरे रसीदें वगैरह वहाँ डॉक्यूमेंट जमा किए, उनकी वो भी तारीफ़ के लायक हैं। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पर उतरे उन्होंने पूरी हमारी सहायता की, पूरी खिदमत की, बाहर तक गेट तक छोड़ने आए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मांगरोल के जो हाजी अशफाक साहब है काफ़ी हेल्पफुल है, सब लोग जानते हैं उनको। वो स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी है। पिछले साल हमने उनका ही ब्लॉग लगाया था और इस बार जो इन हाजियों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया। तो हम सबके और हाजी साहब के उन सब के नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जिनसे भी चाहें उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।